पीरियोडिक टेबल आवर स्टैंडिंग कंटिन्यू करते हैं और इसी दौर में अपन लोग ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेसिकली जब अपन ने उसकी डेफिनेशन, उसके जो स्केल से डिफरेंट स्केल जो काम में आते हैं, उसके बाद में इसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसकी पीरियोडिसिटी पढ़ ली है। अब अपन चर्चा करते हैं कि ईएन के एप्लीकेशन क्या है। हालांकि बीच में अपन क्वेश्चन वाला सेशन लिया करते हैं, लेकिन ईएन की वैल्यूज अपन ने याद कर रखी है। मैंने बोला था पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आती है यानी कि वो आपको याद करनी है, क्योंकि वो वैल्यूज जो है वो वैल्यूज बहुत बारी काम में आती है। तो जब आपको वैल्यू ही याद है फिर इस पर किस बेस पे क्वेश्चन बनाया जाए। आप यदि ऑर्डर लेना था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो जब आपने वैल्यू याद करी तो काय का ऑर्डर मतलब वैल्यूज याद है, ऑर्डर दिया जा सकता है। तो इस पे क्वेश्चन इस तरह का नहीं बनता, जनरली इस पे क्वेश्चन बनता है एप्लीकेशन का। तो अपन बेसिकली एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो जो ईएन है उसका क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन काम के इसके ईएन के तो मेनली एप्लीकेशन क्वेश्चन में आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। देखो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? कोई बॉन्ड उसमें कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। एक्चुअली कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, ना ही 100% कोवलेंट होता है। इस बात की फील दूंगा मैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो आप वहां तक पर देखोगे यार किस तरह से होता है। तो आज अपन ये सीख लेते हैं कि कोई बॉन्ड जो है वो आयनिक क्यों बनता है। क्योंकि आपको पता है अपन ने जब ईएन सीखी थी तो ईएन में ये समझाया गया था कि बॉन्ड जैसे पोलराइज होता है, ईएन डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड जो है पोलराइज होता है। और जैसे ही बॉन्ड पोलराइज होता है, ध्रुवीकृत होता है, तो उसमें आयनिक कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो आयनिक कैरेक्टर कितने प्रोड्यूस होते हैं जिससे अपन आयनिक कंपाउंड बोल दें उसको। देखो यार कोई भी कंपाउंड आयनिक है या कोवलेंट, वो डिपेंड करता है उसके अंदर किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है। यदि उसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो कोवलेंट कंपाउंड है, और यदि उसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट तो आयनिक कंपाउंड है। लेकिन यदि बीच में कुछ परसेंट में है, तो मैंने बोला कुछ परसेंट में ही होते हैं एक्चुअली, तो यदि 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, 50% या उससे ज्यादा है, तो उसको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। अभी अपन ये सीख रहे हैं आयनिक परसेंट जो है कैसे निकाला जाए किसी बॉन्ड का, और उस परसेंट के बेस पे अपन ये बोलेंगे आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है। अपना तरीका ये काम क्यों कर रहे हैं, अपन बस ये पहचानना चाहते हैं कौन सा आयनिक कंपाउंड है कौन सा कोवलेंट कंपाउंड है। और ये तभी पता चल पाएगा जब उसका बॉन्ड जो वेराइटी है वो कैसा है, उसमें कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। तो पहला एप्लीकेशन आपको समझ में आया, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। और क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया, सिंपल सा तरीका है इसका काम करने का। तो देखो सब लोग, आप कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर कितने परसेंट है, इस बात के लिए एक फॉर्मूला, एक सिंपल सा आयनिक कैरेक्टर एक परसेंट के लिए फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला अपन लोग देख रहे हैं, देखना क्या फॉर्मूला है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा चाई प्लस 3.5 इंटू डेल्टा चाई का स्क्वायर। हालांकि मेरे को बोर्ड लिखना चाहिए। डेल्टा चाई क्या है यहाँ पर? डेल्टा चाई मतलब ईएन डिफरेंस। जैसे कोई भी ए और बी आपस में बॉन्डेड है, तो डेल्टा चाई बेसिकली है क्या? ईएन को चाई से डिनोट करते हैं। ईएन को मैंने चर्चा की थी, चाई से भी डिनोट किया जाता है। मैं रेड कलर से लिख देता हूँ। ईएन को चाई से भी डिनोट किया जाता है, ये इसका डिनोट करने का तरीका है, CHI। अब इसमें डेल्टा इन क्या? चाई ऑफ ए माइनस चाई ऑफ बी का मोड, ठीक है। और ये चाई मतलब ईएन और चाई ए चाई बी क्या, ये बता देता हूँ। चाई ए एंड चाई बी रिप्रेजेंट अपन ईएन से कर रहे हैं, तो बोल देंगे ईएन ऑफ ए एंड बी इन पॉलिंग स्केल। देखो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग यानी देखो ईएन के अपन ने 3 स्केल डिफाइन किए थे ना, उन तीनों स्केल में पॉलिंग स्केल से जो वैल्यूज है इसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं बन गई डेल्टा चाई में। तो अब मैं बोलता हूँ कि यदि किसी कंपाउंड में 50% से ज्यादा, 50% या उससे ज्यादा यदि आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं, आयनिक कैरेक्टर, तो आयनिक कंपाउंड माना जाता है। तो मैं 50% वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक को सोल्व करता हूँ। तो इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं तो डेल्टा चाई की वैल्यू एग्जैक्ट इस 50% रखने पर
2.1 आ जाता है। 50% रखने पर डेल्टा साई की वैल्यू 2.1 आता है। अब इस 2.1 वैल्यू से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि इन का डिफरेंशिएटी 2.1 से ज्यादा है, मतलब आयनिक करेक्टर 50% से ज्यादा होगा, और आयनिक करेक्टर 50% या उससे ज्यादा होता है तो उसको आयनिक कंपाउंड बोल दिया जाता है। तो मैं इससे एक अलग अलग केस बना सकता हूँ क्या, कि ये इतने पर कितना आ जाता है, इस वैल्यू पर क्या जाता है 50% वैल्यू होता है आयनिक करेक्टर की। तो मैं क्या बोलता हूँ, इफ डेल्टा साई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू 50% है, दैट मीन्स डेल्टा साई, मैंने ये गलत लिख दिया, सॉरी, मेरे को डेल्टा साई 50% बाद में लिखना चाहिए, मेरे को पहले EN की वैल्यू को डिफरेंस के साथ कंपेयर करना चाहिए कि भाई साहब डेल्टा साई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2.1, ये सही रहेगा। डेल्टा साई जो 2.1 या उससे बड़ा है, देन आयनिक करेक्टर 50% या उससे ज्यादा होगा, दैट मीन कंपाउंड इज आयनिक। ये तरीका है काम करने का। दूसरा केस लेता हूं मैं, यदि 2.1 से कम है, देन इसका जो EN डिफरेंस 2.1 से कम, इसका मतलब जो आयनिक करेक्टर है वो 50% से कम रहे होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दैट मीन्स कंपाउंड इज कोवलेंट। इसका मतलब कंपाउंड क्या है, कोवलेंट है। तो एक तरीका है, ये तरीका है, फर्स्ट केस ये था, सेकंड केस ये था, जिससे अपन ने जस्टिफाई किया कि कोई कंपाउंड आयनिक है, कोवलेंट है। सिंपल सा तरीका था, देख लिया। और आपको कोई भी काम करो 2.1 वैल्यू को याद रखो, उससे जस्टिफाई करो ये आयनिक है या नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा एप्लीकेशन है सेकंड, वो भी सिंपल सा समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, ऑक्सी एसिड जो भी होते हैं नेचर में, वो एसिडिक नेचर की जस्टिफाई करता है। मतलब बहुत सारे ऑक्सी एसिड जो होते हैं वो बेसिक, मतलब दिखते ऑक्सी एसिड है लेकिन होते बेस हैं। किस तरह से ऑक्सी एसिड होते क्या है, तो जजमेंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड या डिसाइडिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड। तो पहले अपने ये पता होना चाहिए ऑक्सी एसिड होते क्या। देखो नेचर में दो तरह के एसिड होते हैं, एक होता है हाइड्रा एसिड, दूसरा होता है ऑक्सी एसिड। हाइड्रा, देखो एसिड दो तरह के होते हैं, बता रहा हूँ, वापस सुनना, काम कीजिए यार, कंफ्यूज मत होना। एसिड दो तरह के होते हैं जो अपन ने सीखा है, एक हाइड्रा एसिड, एक ऑक्सी एसिड। दोनों ही एसिड H देते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट जो है सेंट्रल एटम से जुड़ा रहता है, वहां से हाइड्रोजन रिलीज होती है, जबकि दूसरा ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, वो हाइड्रोजन रिलीज करता है। किस तरह से, देखो ये जो एसिड है, फिर अपन स्ट्रेंथ पे आएंगे। अब एसिड दो तरह के, एक तो हाइड्रा एसिड, ये ऐसे जनरल नॉलेज, और दूसरा है ऑक्सी एसिड। एकदम जीके बढ़ाने के लिए केमिस्ट्री का। हाइड्रा एसिड क्या होता है, एलिमेंट ई है, उससे हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्टेड है। और ऑक्सी एसिड क्या है, EOH, मतलब सेंट्रल जो एलिमेंट है, ई एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट, उससे ऑक्सीजन, फिर उससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अपन अपना सब्जेक्ट ये, इसका चाहे तो अपन एग्जांपल ले सकते हैं पहले हाइड्रा एसिड का। जैसे HCl एक हाइड्रा एसिड है, HNO3 एक हाइड्रा एसिड है, सेंटर सॉरी HNO3 ऑक्सी एसिड, सॉरी HCl HBr हो जाएगा इसके अंदर, HNO3 इसके अंदर आएगा ऑक्सी एसिड के अंदर, HNO3 हो गया, H2SO4, ये सारे क्या हैं, ऑक्सी एसिड है। बहुत याद आते हैं वो दिन जब ऑफलाइन जो पढ़ते हैं, इसलिए कभी वो बातें सोच के जब बच्चों की चीज पढ़ाई थी, कैसे पढ़ाई थी, वो चीजें बहुत याद आती है यार। अभी सब कुछ ऑनलाइन है भाई, सब कुछ ऑनलाइन है। इस कोरोना काल में मैं यूट्यूब में ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यार कभी तो ये टाइम भी जाएगा ना यार, कभी तो ये टाइम भी जाएगा, और जब ये टाइम जाएगा तो ये टाइम बहुत याद आएगा यार, कि सब कुछ मोबाइल पे कैमरे में पढ़ा रहे थे हम लोग, और कहाँ मतलब 100-150 बच्चे सामने बैठे रहते थे, आज एक अकेला मोबाइल है जिसको पढ़ाना पड़ रहा है। क्या मजबूरियां होगी यार। कोई ना, प्रयास करते हैं यार सब तक ये चीजें पहुंचे, इसी मोबाइल के थ्रू सब तक पहुंचे यार, इससे बढ़िया क्या हो सकता है लाइफ में।
यार पहले इतना स्प्रेड नहीं हो पा रहा था, क्लास में इकट्ठा होना पड़ रहा था, लेकिन आज एक मोबाइल इतनी बड़ी चीज बन गई वो सब तक पहुंचा सकती है इस नॉलेज को। ठीक है, इसी चीज से मैंने स्टार्ट किया, और भी कर रहे हैं सब लोग, आप भी देखो, आप भी प्रयास करो। ठीक है, चलो, तो HNO3 और इस तरह से। अब ये ऑक्सी एसिड या हाइड्रा एसिड किस तरह से H2SO4 है, तो इसमें ऑक्सीजन, ये दो, इसकी स्ट्रक्चर से पता चलेगा। ये यहां से ब्रेक होता है बॉन्ड, H यहां से निकलता है, जबकि HCl में यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए दोनों S दे रहे हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जबकि एक डायरेक्ट जो सेंट्रल एटम उससे जुड़ा हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे जज होती है। देखो, इवन पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो ऑक्सी एसिड वो एसिड का भी रोल प्ले कर सकता है, बेस का भी रोल प्ले कर सकता है। कैसे? जो EOH है, बॉन्ड कहां से ब्रेक हो रहा है उस पर डिपेंडेंसी है। यदि बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ तो ये एसिड है, और यदि बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ तो ये बेस नहीं है क्या यार? क्योंकि यदि OH देगा पानी में तो बेस हो जाएगा, और जब H+ देगा, अब सर बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा इसका डिसीजन कैसे लिया जाए? उसके पोलरिटी से, मतलब बॉन्ड कौन सा ज्यादा पोलर है उससे आप डिसाइड कर सकते हो। जितना ज्यादा पोलर होगा बॉन्ड वो पानी में उतना ही जाके आसानी से टूटेगा। पोलर बॉन्ड का उसमें उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा किसी बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है पानी में उतना ही आसानी से वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। सिंपल सी बात, मुझे ये तो जजमेंट करना है, ये तो देखना है कि इन दोनों में से ज्यादा आयनिक कौन होगा। अब ये दोनों जो बंदे फिक्स है, चेंज तो ई होने वाला है। अब ये तो दोनों फिक्स हैं, और हाइड्रोजन, तो इनकी ईएन भी अपने को पता है, इसकी 3.5, इसकी 2.1, और दोनों का डिफरेंस देखते हैं ईएन का, दैट इज 1.4। इन दोनों का ईएन का डिफरेंस 1.4 है। देखो, जितनी ज्यादा ईएन डिफरेंस होगी उतने ज्यादा बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होंगे, ये अपन ने चर्चा कर ली थी। आयनिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होते हैं जितने ज्यादा इनका ईएन का डिफरेंस। इसी इक्वेशन से भी दिख रहा है और समझ में भी आता है अपने को बात। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो फिक्स हो गया 1.4 ईएन का डिफरेंस, लेकिन आप ये सोचो कि ई जो वेरिएबल होगा उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी ईएन क्या आती है। यदि मैं बोलता हूं कि इससे अपन मैं डिसाइड कर सकता हूं 1.4 से, यदि इन दोनों के ईएन डिफरेंस ज्यादा आ जाता है, इन दोनों का ईएन डिफरेंस 1.4 से ज्यादा है, कम है, उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कौन सा बॉन्ड पानी में ब्रेकडाउन होगा। तो अपन इस चर्चा को अपन एक्सपेंड करके लेते हैं भाई, इस चर्चा को, एसिड और बेस की चर्चा को अपन एक्सटेंड कर लेते हैं, और अच्छे से एक्सटेंड किस तरह से कर रहे हैं कि यदि ईएन डिफरेंस जो है इन दोनों का ईएन डिफरेंस, ये सब कुछ डिसाइड करेगा। इसको मैं डेल्टा साई बोलता हूं, अलग से डेल्टा साई। अब ये कुछ डिसाइड करेगा, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है इन दोनों के बीच ईएन का डिफरेंस क्या है। मैं बोलता हूं डेल्टा साई जो है, इन दोनों का ईएन डिफरेंस जो ज्यादा है 1.4 से, इसका मतलब भाई साहब ये हुआ भाई साहब कि ये ज्यादा पोलर बॉन्ड है, और जब ये ज्यादा पोलर बॉन्ड है तो ब्रेकडाउन भी यही होगा ना यार। तो ये ज्यादा पोलर है तो पानी में ही ब्रेक होगा, टूटेगा। तो इसका मतलब EO बॉन्ड इज मोर पोलर। इसका मतलब ये निकला कि EO बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर है। और एक बात सोच लिया, EO बॉन्ड ज्यादा पोलर है, इसका मतलब ये बेसिक नेचर का नहीं होगा क्या? ये बेस नहीं होगा क्या? क्यों? ये पानी में OH माइनस देगा। क्यों बेसिक नेचर है? क्योंकि पानी में जब आएगा तो ये पानी में OH माइनस देगा। और बताएगी इसके, यदि मैं बात करूं इन दोनों के डेल्टा साई की, यदि बाई चांस डेल्टा साई कम रह जाता है 1.4 से, 1.4 से कम रह गया, तो इसका मतलब इसका ईएन कम रह गया ना, तो इसकी पोलैरिटी कम रह गई। जब इसका ईएन कम रह गया, पोलैरिटी कम रह गई, तो ये टूटना नहीं पसंद करेगा, वो पानी में जाके इजीली टूटेगा। OH बॉन्ड, इसका मतलब OH बॉन्ड ज्यादा पोलर है, बॉन्ड इज मोर पोलर। और जो बॉन्ड मोर पोलर है, जैसे जो बॉन्ड मोर पोलर था, ये यहां से ब्रेकडाउन हुआ, ये ज्यादा पोलर था, ये यहां से ब्रेकडाउन, जो ज्यादा पोलर है वो टूटेगा पानी में। तो इसका मतलब ये कि एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि H+ दे रहा है पानी में, इसकी नेचर क्या हो जाएगी? एसिडिक नेचर, क्योंकि ये पानी में H+ दे रहा है। तो यार ये सिंपल सी चीज थी, अपन ने जो सीखी, एक तो आयनिक कैरेक्टर सीख लिया, और आयनिक कैरेक्टर का ही हेल्प यहाँ पर हो रहा है भाई, आयनिक कैरेक्टर का ही उपयोग यहाँ पर हो रहा है। और इससे मैं जजमेंट कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ कि जो डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन अच्छा एसिडिक है, कितना बढ़िया एसिडिक नेचर है उसकी, तो उसमें डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है मेरी।
अब इसके अलावा ये दोनों पॉइंट इक्विवेलेंट थे, एक जैसे थे, तो एक साथ ले लिए। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट, हालांकि वो भी आयनिक कैरेक्टर पे। देखो ईएन डिफरेंस हमेशा आयनिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड के बीच में कितना ज्यादा या कितना कम आयनिक कैरेक्टर है। और आयनिक कैरेक्टर पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, वो सारी अपन चाहे तो यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो देख लो। चलो एक और है, स्टेबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यार मतलब कैमरे के सामने पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जीता जागता नहीं है ना, फील आ रही है नहीं आ रही पता ही नहीं चल रहा। और यदि बात करें मतलब जनता सामने बैठी उनके चेहरे देखते हैं, फेस एक्सप्रेशन क्या है, वो फील देता है यार कि भाई मतलब बच्चा कितना ले रहा है। हाँ, आपके पास एक और ऑप्शन है, यदि आपको कोई दिक्कत लगे, फील नहीं आ रही है, कुछ चीज की कम फील आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, उस चीज की और फील देंगे। ठीक है साहब, ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे, आप पूछ सकते हो, पूछें आप लोग। चलो ऐसे दुनिया एकदम हाइपोथेटिकल नहीं होती, एकदम प्रैक्टिकल आपको तो लगे, बताओ मेरे को, अपन चर्चा करते हैं उसके बारे में। थर्ड है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी का सिंपल सा मतलब किसी कंपाउंड को यदि हीट किया जाए और वो मुश्किल से टूटता है, इसका मतलब थर्मली ज्यादा स्टेबल है। और आसानी से टूट जाए, थोड़ी सी हीट देने में टूट जाए, इसका मतलब थर्मली लेस स्टेबल है, कम स्टेबल है। अब जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सीधी सी बात है आयनिक कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि अच्छे आयनिक कंपाउंड मुश्किल से टूटते हैं। तो करते हैं इस पे चर्चा, तो आयनिक कैरेक्टर से आइडिया लग गया। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल से आप लोग ट्राई करो, तभी मजा आएगा। मैंने आपको दिया NH3, PS3 एंड AS3। इसका थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? और मैं यहां पर हिंट के फॉर्म में लिख रहा हूं, थर्मल स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। मतलब आयनिक कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आप सोचो एक बार, आप ट्राई करो, मेरे को करना ही है यार। आप सोचो आप किस तरह से करोगे इसको। चलो सोच लिया, वीडियो को पॉज करने सोचना था, सर खड़े हैं तब तो ऐसा नहीं सोचना। चलो आ जाओ, में देखते हैं। अब NH3 में NH बॉन्ड है, PS3 में PS बॉन्ड है, और AS3 में देखो NH3 में EN का डिफरेंस अच्छा खासा है 2.1 एंड 3। इसकी 2.1 ऑलमोस्ट, इसकी 2.1 सबसे कम डिफरेंस। इसका 2.1, इसकी थोड़ी सी और कम होती होगी, लेकिन बहुत ज्यादा कम तो नहीं होती होगी, लेकिन डिफरेंस सबसे ज्यादा इन दोनों में होगा। ठीक है, तो इनमें बॉन्ड में थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, पोलर है, ये ज्यादा पोलर बॉन्ड है। तो मैं बोलता हूँ थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी NH3 में सबसे ज्यादा आएगी, उसके बाद में AS3, उसके बाद PS3, क्योंकि इसके बॉन्ड तो जो है ऑलमोस्ट लगभग कोवलेंट है। थर्मल मतलब आयनिक कैरेक्टर बहुत कम आएगा, क्योंकि EN डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन NH3 में सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से थर्मल स्टेबिलिटी का जजमेंट लिया अपन ने। और ये बहुत सारी चीजें जो अपन डिसाइड कर सकते हैं आयनिक कैरेक्टर से, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट बातें जो अपने को सीखनी है, समझनी है। एक बार मैं सारा का सारा एक बार में बता देता हूँ, ताकि सारा चीजें याद हो जाए। हाँ, सोच रहा था कि भाई एक बार में बता दिया जाए तो सारा का सारा वीडियो अच्छा लगता है, सब कुछ रिवाइज करवा दिया जाए तो अच्छा लगता है। चलो देखो, सिंपल सा है। पहले तो अपन ने सीखा कि आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करना। आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज जो है, अब एक फॉर्मूला है सिंपल सा, 16 इंटू साइड का डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू साइड का डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, इससे आयनिक कैरेक्टर के जो क्वालिटी के 50% 2.1 वैल्यू आती है। इस 2.1 से अपन जजमेंट कर सकते हैं साइड के डिफरेंस का कि वो आयनिक है या कोवलेंट है। ठीक है, दूसरा अपन ने देखा ये 50% आती है वैल्यू, मैंने बात की थी 50% की वैल्यू थी, तो 2.1 या उससे ज्यादा डिफरेंस है तो आयनिक अदरवाइज कोवलेंट है। उसके बाद अपन ने स्ट्रेंथ देखी थी एसिडिक, तो सिंपल सा था EOH, बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है अच्छा एसिड होने के लिए, ये तो फिक्स है। इनकी कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है, इनकी कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होनी चाहिए, मतलब पोलराइजिंग नहीं, तो इनकी कम होनी चाहिए। जितनी कम ये पोलराइजिंग होगा तो ये ज्यादा आयनिक होगा,
और ये जितना ये जितना ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतना इजीली टूटेगा, तो इसका पोलर कम होना चाहिए। और तीसरा अपन ने चर्चा किया, तीसरा फैक्टर अपन लोगों ने लिया कि जो जितना ज्यादा EH बॉन्ड या कोई भी एलिमेंट के साथ A और B बॉन्ड मान लो आप चाहो तो, A और B बॉन्ड के बीच जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी इतना ज्यादा होगा, तो EN डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक तरह से तो ये 3 पॉइंट थे मेनली अपन लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो यार अब इस वीडियो को सब तक पहुंचाएं या फायदा उठा रहे तो बताएं कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है आपको, और इस तरह से मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।